नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं वी न्यूज़ मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ। आज हमारे साथ जितेंद्र राय जी हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी पुस्तकें और नावल्स लिख चुके हैं। अभी जैसे कि हमारे सामने तंज कसक या बदलाव, इस पुस्तक को हमने देखा और इस पुस्तक को जनता तक पहुंचाने के लिए और आज हमारे समक्ष डायरेक्टर जितेंद्र राय जी बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अब मुक्त कंठ भी पुस्तक लिख चुके हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी पुस्तकें, अभी नावल्स भी आने वाली हैं और हम डायरेक्ट वार्ता कराएंगे। सर्वप्रथम जितेंद्र राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमारे इस चैनल के माध्यम से आज जनता तक आ रहे हैं लाइव। तो जनता तक आप मतलब किस प्रकार से इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें और नावल्स और ये सब लिख पाते हैं और लिखे हैं? और सर्वप्रथम अपना परिचय, आप कहाँ के रहने वाले हैं, दीजिए जनता को। नमस्कार सर जी। नमस्ते आपके चैनल को पहले बहुत बहुत शुभ बधाई और शुभकामनाएं। और आपने मुझे अपने चैनल पर इंटरव्यू देने के लायक समझा, इसके लिए आपको पुनः आपका धन्यवाद है। अपने विषय में व्यक्तिगत परिचय देने की बात की जाए तो मूल रूप से मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद का निवासी हूँ, लेकिन पुणे, महाराष्ट्र, पुणे मेरी जन्मभूमि है और मेरी कर्मभूमि भी। यहाँ पे यहीं पे मेरा जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा पले बढ़े और यहीं पर अपने कारोबार को परिवार समेत यहीं पे हम लोग रहते हैं। मतलब कई पीढ़ी, आज तीसरी पीढ़ी है हमारी यहाँ पे, तो यहीं पे हुआ। जहाँ तक मेरे लेखन का संबंध है, तो लेखन में कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं लेखनी करूँगा, क्योंकि मेरा क्षेत्र एक अलग किस्म का था। लेखन का मेरा कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये सब ईश्वर की कृपा ही मान लीजिए कि शब्द उतरते चले गए और वो उतरते चले गए, तो मैंने उसको कागज़ के माध्यम से, कलम के माध्यम से कागज़ पे उतारने की कोशिश की। तब जाके वो एक माध्यम बन गया। और उसमें जब मैंने देखा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो देखा तो उसमें कुछ व्यंग भी थे, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गई कुछ कविताएं थी, राष्ट्रभक्ति भी थी, तंज भी था, सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी मैंने कविताएं लिखी, लेख लिखे। ये मुक्त कंठ का कैसे आपने मुक्त कंठ रूप कैसे दिया, इसका मैं के विषय में आपको बताने के विषय में तो बहुत जब कोविड का दौर चला था, कविताएं तो मैं 6-8 सालों से लिखता चला आ रहा हूँ, लेकिन इसको एक प्रकाशित और मुक्त कंठ जो हुआ, मुक्त कंठ मुझे एक कार्यक्रम में मुझे एक नाम दिया गया। एक कई बड़े बड़े विद्वान पुरुष मराठी एक सम्मेलन था, वहाँ मैंने एक कविताएं पढ़ी थी। तो जब कविता मैंने पढ़ी और मेरी आवाज़ सुन के वहाँ पे एक बहुत बड़े साहित्यकार मराठी, उन्होंने मुझे कहा कि ये मुक्त कंठ है। इतना ऐसा मुक्त कंठ मैंने सुना नहीं। तो वो मुक्त कंठ जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा आज से तुम्हारा उपनाम भी मुक्त कंठ है। तो अक्सर मैं अपने नाम के साथ मुक्त कंठ भी जोड़ता हूँ। और ये मुक्त कंठ प्रकाशित जो पिछले साल मेरी कविता हुई जून में, कविता संग्रह प्रकाशित हुई, ये हुआ भी उसी तर्ज पे, मुक्त कंठ के ही रूप में हुआ। और इसमें जो सबसे पहले कविता मैंने लिखी एक प्रकाशन के तहत, उसमें था एक देशभक्ति की कविता थी, जो कि एक शहीद का पार्थिव शरीर एक गांव में आता है, तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं, तो वो कविता मैंने उस जगह पे सुनाई थी और वो कविता को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया। और उसके बाद कई कविताएं शिवाजी महाराज पे लिखी मैंने। मुक्त कंठ में कितनी कविताएं हैं? और मुक्त कंठ में कुल 65 कविताएं हैं और उस 65 कविताओं में अलग अलग विधाएं हैं। जैसे कुछ भक्ति रस भी आपको देखने को मिलेगी, एक श्रृंगार भी है, राष्ट्रभक्ति के परिप्रेक्ष्य में भी उसमें कविताएं हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कई कविताएं हैं उसमें। मतलब आपको सारी विधाएं देखने को मिल जाएंगी। जिसे अगर कोई कहता है कि भक्ति रस की कविता, तो वहाँ पे आपको भक्ति रस भी देखने को मिलेगी। भगवान कृष्ण मेरे बड़े आराध्य माने जाते हैं, तो मैंने उन पर कई कविताएं लिखी। मुक्त कंठ में है। मैंने शिवाजी महाराज मैं अपना गुरु मानता हूँ। मेरे शिवाजी महाराज मेरे गुरु हैं और चंद्रशेखर आज़ाद, ये 2 महान शख्सियत देश की ऐसी हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। मैंने उन पे भी कविता लिखी। तो शिवाजी महाराज आपको एक आश्चर्य होगा जानकर, शिवाजी महाराज की जो कविता मैंने लिखी थी, वो मैंने पूरी काफ़ी बड़ी कविता है, लेकिन वो मैंने रात को लिखी और 1 से 1.5 घंटे के अंदर कविता वो कम से कम 3 पन्ने की है। लेकिन मैंने पूरा का पूरा, जबकि मुझे इतिहास की कोई जानकारी नहीं, इतिहास मेरा कभी विषय रहा नहीं, लेकिन मैंने वो सब लिखा और उस कविता को मैं एक मंच पर भी लेके गया। जब मैंने मंच पे उस कविता को सुनाई, तो आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि लोग कम से कम 3 मिनट तक खड़े होकर ताली बजाते रहे।
हम और बड़े बड़े विद्वान पुरुष थे, लेकिन लोगों ने बहुत तारीफ की उसकी। और ये तो रहा मुक्तकंठ, जो कि आप देख रहे थे मुक्तकंठ के बारे में। और दूसरा एक पुस्तक जो ये तंज कसक या बदलाव, जी, जैसे कि आप लोग एक देख पा रहे हैं, हम जरा जानते हैं कि जितेंद्र राय जी ये कैसे मतलब ये नाम दिया और इसके बारे में क्या सोचे। मुझे छोटी छोटी कहानियाँ लिखने की आदत है। लिखता हूँ मैं, छोटी छोटी कहानियाँ नहीं बोल सकते, छोटे छोटे संवाद लिखने की कोशिश मैं अक्सर करता रहता हूँ। कहीं भटक रहा हूँ तो मैंने वहाँ के माहौल वातावरण को देखा, तो उसके लिहाज से मैंने कविताएं, वो लेख लिखना, कविता नहीं बनी तो लेख लिख लिया। तो ये जब मैंने लेख, मेरी ऐसे ही सड़क पे चलते चलते, कहीं चलते चलते मैंने जब कुछ लेख लिखे, लेख काफ़ी हो गए, कई हो गए, तो एक बीच में एक लेख मैंने लिखा था, आप लोगों को भी अंदाज मालूम होगा कि सांगली की एक कहानी है। एक टमाटर विक्रेता जब टमाटर बेचने गया और उस टमाटर बेचने के बाद उसके 5 क्विंटल टमाटर की कीमत 2 रुपये मिली। सिर्फ 2 रुपये। ये हकीकत कहानी है। जब मैंने उसको पेपर में पढ़ा तो मैं शौक हो गया सुनकर, तो मैंने उसको कहानी लिखी तो मेरे दिमाग में बात आई कि सारी कहानियों का प्रकाशन किया जाए। तो मैंने वो सारी कहानियाँ एकत्रित की और एक प्रकाशन हाउस से बात किया, तो वो लोग तैयार हो गए। और इसी बीच को सारी कहानियों को ठीक से, उसमें से कई कुछ छांट-पीट को, तो मैंने सारी कहानियों का प्रकाशन उस प्रकाशन के माध्यम से किया। तो इसमें जो 28 कहानियाँ हैं, इसमें ज़्यादातर सब सामाजिक मुद्दों को लेकर ही। कहानियाँ दो छोटी छोटी हैं, लेकिन मेरा मकसद वो था कि लोगों तक बात जाए। मेरे अंदर की जो सामाजिक परिदृश्य में जो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव लोगों को समझ में आना चाहिए। विशेष तौर पे ये जो नई जनरेशन है, जो एक्चुअली पूरी तरह से, एक तरह से जैसे लगता है जैसे भटक गई हो सामाजिक कारणों से, वो एक नई दुनिया में जी रही है। तो उनको जगाने की कोशिश थी कि इन कहानियों के संग्रह को एक पुस्तक का रूप दिया जाए, ताकि ये समाज के सामने रखा जाए अपनी बात को, कि भाई मैं उतना बड़ा हूँ नहीं, या बड़ा और छोटी की बात नहीं, मेरी बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसके लिए पुस्तक का रूप लेना बहुत ज़रूरी था, जिसको मैंने पुस्तक का रूप देने की कोशिश। ये तंज कसक, जनता को जरा इसके बाद तंज कसक बदलाव, इसको स्पष्ट रूप से मतलब क्या है? आपको कोई चीज़ पीड़ा देती है, जब आप किसी चीज़ से पीड़ित होते हैं ना, तो आपकी ज़रूरत है कि आप कोशिश करें कि उसमें बदलाव लाएं। कि आपको व्यंग करने से आपका काम नहीं भरने का। देखिए कैसा है, अगर समाज में बदलाव, सड़क पे अगर कोई चीज़ घट रही है ना, तो आप बाहर खड़े होकर कैमरे से फ़ोटो नहीं खींच सकते, आपको उतरना पड़ेगा उस सफाई करने के लिए। वो अपने अंदर की आत्मा से, अंदर की आत्मा आपको जगानी पड़ेगी। अगर आप नहीं जगाएंगे तो आपको ये भोगना ही भोगना है। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, सरेआम भ्रष्टाचार, एक सरकारी अधिकारी कुर्सी पे बैठकर भ्रष्टाचार, वो अच्छी सैलरी लेता है, इसके बावजूद भी वो करप्शन करता है, लेकिन हम करप्शन होने देते हैं, हमारा रोल है उसमें, तो आपको वो रोल अदा करके आप अपना काम निकाल लेते हो। लेकिन अगर आप वहीं ये कोशिश करें कि नहीं, हम नहीं करप्शन फैलने से रोकेंगे, नहीं करेंगे, तो हो सकता है उसमें वो बदलाव आए। कहीं ना कहीं आप अपने दिल की पीड़ा को उसमें दर्शाने की कोशिश की है मैंने। मैंने जो देखा वही मैंने लिखा। जो घटनाएं घटी या जो घट रही हैं, मैंने उसको कलम के माध्यम से पेपर पर उतारने की कोशिश की। यही मेरा मकसद था। तो जो कोशिश की, उन कहानियों को एक जगह एकत्रित करके समाज के सामने लाने की कोशिश वो पूरा की। अभी एक नावल जो आ रही है आपका, करीबन आप बोल रहे हैं कि 100 कुछ पन्नों का है, वह नावल का आपने क्या नाम सोचा है और कैसे, क्या उसमें क्या? वो जो नावल है जो मैंने, किस पर आधारित कुछ है? एक थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर मैंने लिखा हुआ है। उसका नाम तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। उसमें मैंने इतिहास को और एक प्रेम कहानी दर्शाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से ऐतिहासिक लेके, थोड़ी सी काल्पनिक कहानी है, लेकिन उसके जगह संवाद लगभग हकीकत से संबंधित रखते हैं। मतलब यूँ मान के चलिए कि मैंने उसमें ज़रूर कुछ मिलावट की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज में घटी हुई घटना है। लेकिन और उस समाज में घटी हुई घटना को मैंने एक उपन्यास के रूप में लिखने की कोशिश की है, और बहुत जल्द संभवतः अगले महीने तक 20 तारीख तक वो बाज़ार में या समाज में जनता के सामने भी आ जाएगी। और जैसे कि आप इतने बड़े लेखक हैं, कई पुस्तकें लिखी हैं, नावल्स लिखे हैं, आज की राजनीति के बारे में क्या जान रहे हैं? ये जो माहौल चल रहा है, कुछ इस पर आप? देखिए, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, परंतु मेरा एक मानना है कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि समाज के हर मुद्दे का सलूशन राजनीति में है। राजनीति
एक बहुत ऐसी देशभक्ति है जहाँ पे कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, सर हकीकत तो ये है। लेकिन अब अफसोस ये है कि आज राजनीति में सिर्फ मिलावट ही मिलावट है, और राजनीति अब दबदबे का खेल हो गया है। जो हम समझते हैं, जैसे हमने कई बड़े बड़े नाम आज भी हमारे जेहन में हैं जो हमारे लिए आदर्श हैं, और जब हम उनके हिसाब से आज की तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। परंतु लेकिन फिर भी उम्मीद और आशा के अनुरूप मैं ये बात कहूँगा कि भाई उम्मीद है, क्योंकि आज भी राजनीति में बहुत बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं जो समाज में बदलाव संभवतः वो करते हैं, जो कर सकते हैं, जिनकी ताकत है, और राजनीति उन्हीं पे टिकी हुई है। क्योंकि जो हैं, क्योंकि वो लोग, क्योंकि एक बात तो समझ में आती, एक अच्छा व्यक्ति अगर समाज में है, कहीं खड़ा है ना, तो उससे सब जुड़ना चाहते हैं। बुरे व्यक्ति से कोई जल्दी जुड़ता नहीं, बुरे व्यक्ति से काम निकाल के लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन अच्छे व्यक्ति से हर व्यक्ति जुड़ने की कोशिश करता है। हाँ, इसके लिए आपको देर लग सकती है। तो राजनीति में एक तो अभी बहुत बड़ी सफाई की आवश्यकता है। राजनीति में जब तक सफाई नहीं होगी, राजनीति का हमारे, और इसके लिए जो जनरेशन है ना, उसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल पैसा लोगों के लिए ना, पैसे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, जबकि हकीकत तो ये है कि पैसा का रोल हमारे आपके जीवन में बहुत छोटा है। और राजनीति में ऐसे सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी के माहौल में किसको मान रहे हैं? कौन ऐसा लग रहा है कि जो, देखिए कैसा है कि राजनीति में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना बहुत मुश्किल काम है। भाई हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी बेहतर काम करते हैं, देखा जाए तो अगर उनके काम करने के तरीके में 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, और जनता से सीधे सीधे संवाद भी है उनके। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि सीधे सीधे संवाद के साथ, देखिए देश में जो भ्रष्टाचार की जो रूपरेखा है ना, उसमें सिर्फ राजनीतिक दोष नहीं है, उससे सबसे बड़ा दोष है ब्यूरोक्रेसी का। क्योंकि और मुख्यमंत्री में जो अभी जहाँ तक आप जान रहे हैं, आज के माहौल में जितने लोगों का आप नाम जानते हैं, सबसे ऐसे प्रिय और अच्छा किसको देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मैं योगी जी को बहुत पसंद करता हूँ। उनकी दिनचर्या, उनका सामाजिक जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन मुझे बहुत पसंद है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उनके, क्योंकि ऐसे ही निराकार लोग जब समाज से जुड़ने की कोशिश करेंगे, चूँकि इतना बड़ा प्रदेश, इतने बड़े लोगों के साथ, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छे हैं, व्यक्तिगत रूप से लगे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में अगर आपको सफाई की ज़रूरत है और राजनीतिक ही परिदृश्य देश को बदलना होगा, तो राजनीति को बहुत तटस्थ और मजबूत रहना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं, अगर जैसे आप मेरे प्लेटफार्म की इससे आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो फिर तो जातिवाद में अगर आ जाता है। अगर लोगों ने, जैसे आप भी सामान्य वर्ग से आते हैं और वो भी सामान्य वर्ग से आते हैं, अगर इस प्रकार से अगर देखते हैं कि आप बोलेंगे कि हाँ, आपको कोई ना कोई तो कमेंट करके बताएगा कि आप जातिवाद कर रहे हैं। लेकिन जातिवाद हो सकता है आज राजनीति का सबसे बड़ा खेल हो गया हो, लेकिन सच पूछिए तो जातिवाद को कभी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राजनीति में जातिवाद का कोई रोल नहीं है, हालांकि किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रोल सबसे बड़ा है ना, हमारे यहाँ गरीबी बहुत भयानक रूप से है, अशिक्षा है, आपस में असमानता है, इतना भेदभाव है ना, उसको वो मुद्दा बनाया जाए ना, तो जातिवाद का कभी मुद्दा बन ही नहीं पाएगा। यह इसलिए मैंने कहा कि अफकोर्स आपकी उम्र भी 50 के ऊपर आपकी उम्र भी है। 50 सालों में आपने कुछ नहीं तो 10 मुख्यमंत्री तो आपने देखे होंगे, और 10 मुख्यमंत्री में आपने सिर्फ मतलब योगी जी का नाम लिया, इसके उपरांत हम बोल रहे हैं नहीं, इससे पहले कोई मुख्यमंत्री, इसके पहले भी कई लोग थे। जैसे इसके पहले अभी राजनाथ सिंह जी बहुत अच्छे थे हमारे यहाँ, पवार साहब भी बहुत अच्छे रहे होंगे, और देशमुख साहब थे हाँ मुख्यमंत्री, बहुत अच्छे थे। तो देखिए राजनीति एक किसी का व्यक्ति का, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति विशेष का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राजनीति का चेहरा ना, कोई अच्छा काम करे तो हमेशा याद रख, भाई अच्छा काम कोई भी करे तो याद रखा जाएगा। लेकिन राजनीति में जैसे आज आप गिफ्ट बांटने का खेल नहीं है जी। गिफ्ट बांटने, मेरी गरीबी दूर गिफ्ट बांटने से नहीं होगी, मेरी गरीबी दूर होगी मुझे रोजगार मिलने से, मेरी गरीबी दूर होगी मुझे जागृत करने से, मेरी गरीबी दूर होगी मुझे शिक्षित करने से। क्योंकि मैं जब जागृत होऊंगा, शिक्षित होऊंगा, तो मैं स्वयं कोशिश करूंगा कि मुझे कुछ करना है, मैं किसी पे निर्भर क्यों रहूं। निर्भरता। बस एक लास्ट सवाल आपसे मैं करूंगा कि अपने जीवन में किसको आदर्श मान के चलते हैं, क्योंकि हर एक जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति कोई होता है कि जो उसका आदर्श होता है, उसके मार्गदर्शन पर चलता है। जैसे मेरे जीवन में सबसे बड़ा महत्व मेरे माता पिता का है,
सबसे बड़ा महत्व वो मुझे मेरे आदर्श भी हैं, मेरे गुरु भी हैं। वैसे मेरे दिवस में, मेरे जीवन में जो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे जो आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, तो मैं अगर इतिहास में जाऊं लौट के, तो मुझे इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं शिवाजी महाराज की पूजा करता हूं। मैं महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानता हूं। आधुनिक में मैं चंद्रशेखर आज़ाद को मेरा अपना आदर्श और गुरु मानता हूं, कि वो मेरे गुरु हैं। मैं कभी कभी रियलाइज़ करता हूं खुद को कि काश मैं उस समय रहा होता, हाँ, उनका साथ दे, उनके कंधे से कंधा मिला के उस लड़ाई में योगदान दिया होता थोड़ा बहुत। तो मेरे वो आदर्श भी हैं, मेरे गुरु भी हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। जो भी इतिहास पुरुष अभी तक हुए हैं, आधुनिक काल में मैंने अभी तक किसी को, जो जीवित प्राणी हैं इनमें से किसी को अपना आदर्श नहीं बनाया है। सच में बताएं तो जो भी हैं वो वही हैं आदर्श और इतिहास पुरुष, जो मेरे आदर्श भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। और बची खुची जो भी शिक्षा मैं लेता हूँ, अभी लोग मिलते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं। पुस्तकों से मैंने बहुत प्रेम लगाया है। जब भी मेरा मन भटकता है तो मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं अपने आप को किसी पुस्तक में उलझा दूँ, ताकि मेरे मन को कहीं ना कोई कंट्रोल कर सके, और वही मुझे कंट्रोल करता भी है और वही मुझे रास्ता भी दिखाता है। भगवत गीता का मैं बहुत बड़ा उपासक हूँ, वो मैं नियमित पढ़ता हूँ। हालांकि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लिए उसका लाभ ले सकूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे वी न्यूज़ मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।